नमस्कार, मैं वीरेंद्र गहवई। सिटी न्यूज़ के इस खास कार्यक्रम एक मुलाकात में आप सभी का स्वागत है। आज हम बिलासपुर यूनिवर्सिटी आए हुए हैं और बिलासपुर यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार डॉक्टर अरुण सिंह हमारे साथ हैं, उनसे चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखते हैं बिलासपुर यूनिवर्सिटी पर एक खास रिपोर्ट। साल 2009 में गुरु घासीदास विश्वविद्यालय केंद्रीय विश्वविद्यालय बना, जिसके बाद शहर में स्टेट यूनिवर्सिटी की मांग की शुरुआत हुई और वर्ष 2012 में बिलासपुर विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। लेकिन स्थापना के बाद से ही सेंट्रल और स्टेट यूनिवर्सिटी के बीच तनातनी शुरू हो गई। पहले प्राइवेट परीक्षार्थियों को लेकर, फिर कर्मचारियों और पीएचडी की वजह से दोनों यूनिवर्सिटी के बीच हालात बिगड़ते रहे। हालांकि इस बीच विश्वविद्यालय का कामकाज जोर पकड़ा और यूटीडी में 5 जॉब ओरिएंटेड कोर्स शुरू हुए। लेकिन विश्वविद्यालय की दूरी और सही ढंग से विज्ञापन न होना इसकी सफलता में आड़े आई। साथ ही कॉलेज की परीक्षा में गड़बड़ी और नकल जैसे कई मामले सामने आए। बिलासपुर विश्वविद्यालय तो जैसे विवादों से जुड़ा रहा, कभी फीस तो कभी परीक्षा में गड़बड़ी जैसे कई मुद्दों ने छात्रों को आंदोलन करने पर मजबूर किया। कॉलेज के छात्र संघ चुनाव में भी कई विवाद हुए। हालांकि विश्वविद्यालय प्रबंधन ने नए जॉब ओरिएंटेड कोर्स, पेपरलेस वर्क, कॉलेजों पर सख्ती समेत उच्च शिक्षा को बेहतर बनाने प्रयास किए, जिनके सार्थक परिणाम सामने भी आने लगे हैं। पर छात्रों को अब भी कुछ शिकायतें हैं। 163 महाविद्यालय आते हैं जिन पर विश्वविद्यालय को नियंत्रण नहीं। पिछली बार भी परीक्षा जो क्वेश्चन पेपर है बीएससी की पूरी लीक हुई थी, इस पर विश्वविद्यालय का क्या नियंत्रण है? क्वेश्चन पेपर लीक होते हैं हर बार, हर एग्जामिनेशंस पे। प्राइवेट फॉर्म पर कोई नियंत्रण नहीं है, खुली ब्लैक मार्केटिंग होती है और खासकर विश्वविद्यालय द्वारा रिजल्ट इतना ख़राब लाया जाता है, 5-5 हज़ार बच्चे एक साथ फेल होते हैं, तो उस पर निष्कर्ष नहीं निकाला जाता, उस पर चर्चा नहीं की जाती कि आखिर क्यों ऐसा हो रहा है। बिलासपुर विश्वविद्यालय से संभाग के 163 कॉलेज संबद्ध हैं, जहां 80,000 रेगुलर और करीब 90,000 प्राइवेट स्टूडेंट हैं। विश्वविद्यालय प्रबंधन विश्वविद्यालय खुद का भवन बनाने और उच्च शिक्षा को ऊंचाई पर ले जाने प्रयास में जुटा है। बावजूद इसके प्रबंधन के प्रयासों में कुछ खामियां जरूर है। बिलासपुर विश्वविद्यालय बना तो बहुत सारी उम्मीदें थी। यहाँ पर जैसे आप बीकॉम कॉलेज, बीकॉम के जो सब्जेक्ट हैं, उसके बाद जब आदमी पीजी करने जाता है एमकॉम पर, तो जहाँ पर एक सीएमडी की बात की जाए तो 500 सीटें एमकॉम की है और उसके बाद बीकॉम की मात्र 90 सीटें हैं। तो वो जो 410 बच्चे बचते हैं वो कहाँ जाएंगे, सबसे बड़ा सवाल है। बिलासपुर विश्वविद्यालय की स्थापना के बाद क्षेत्र के गरीब छात्रों को बेहतर उच्च शिक्षा की आस थी, पर उनकी आशाओं के अनुरूप काम होने में अभी देरी है। इधर विश्वविद्यालय प्रबंधन संसाधन जुटाने और व्यवस्था करने की बात कह रहा है। कैमरामैन जिया खान के साथ वीरेंद्र गहवई, सिटी न्यूज़, बिलासपुर। इस रिपोर्ट के बाद चर्चा करते हैं इन्हीं मुद्दों पर। डॉक्टर अरुण सिंह जी हमारे साथ हैं, स्वागत है सर आपका। देखिए, जिस तरह से बिलासपुर यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई 2012 में, उसके बाद ये उम्मीद थी कि यहाँ पर कॉलेज में व्यवस्था सुधरेगी और साथ ही कई ऐसे कोर्सेज शुरू होंगे। क्या क्या हुआ और किस तरह की तकलीफ़ें आई इस यूनिवर्सिटी को? देखिए, निश्चित रूप से कोई भी संस्था जब स्थापित होती है तो उसको रन करने में कई सारी परेशानियां आती हैं। शुरुआती दौर पे कई समस्याएं भी रहीं। कुछ महाविद्यालयों में टीचरों की काफ़ी कमी थी। इस बीच आपने देखा होगा कि 2012 में शासकीय महाविद्यालयों में भी पीएससी के थ्रू पोस्टिंग हुई और बिलासपुर विश्वविद्यालय ने जो यहाँ सेल्फ फाइनेंसिंग के कॉलेज हैं, उन कॉलेजों पर लगातार दबाव बनाते हुए कि आप नियुक्तियाँ करें टीचर्स की, और आज कुछ नहीं तो 750-800 टीचर्स की नियुक्तियाँ सभी कॉलेजों ने की हैं। कुछ कॉलेज ऐसे भी थे जिन्होंने पिछले वर्षों तक बार बार चेतावनी के बाद भी एक भी नियुक्तियाँ नहीं की थी। तो उसको हम लोगों ने अपने कार्यपरिषद की बैठक में उस मुद्दे को ले गए थे और कार्यपरिषद के निर्णय के अनुसार उन महाविद्यालयों की क्रमशः संबद्धता समाप्त करने की बात आई, जिसके तहत 27 महाविद्यालयों की संबद्धता 1 वर्ष के लिए स्थगित की गई। उसके पश्चात जिन कॉलेजों ने नियुक्तियाँ की उन कॉलेजों को तो रीअफिलिएट कर दिया गया, लेकिन कुछ कॉलेज अभी भी ऐसे हैं जिन्होंने नियुक्तियाँ नहीं की हैं, तो उन कॉलेजों को विश्वविद्यालय से संबद्धता नहीं दी गई। तो क्या अब इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार हुआ है? कॉलेज के जो इंफ्रास्ट्रक्चर निश्चित रूप से पढ़ाई कुछ स्तर सुधरा है? निश्चित रूप से बहुत सारे कॉलेजों का माननीय कुलपति महोदय ने, मैंने स्वयं भी निरीक्षण किया है
और आज से 3 साल पहले जो स्थिति थी, उन स्थितियों में महाविद्यालयों के लैब और लाइब्रेरी टीचर्स के साथ ही साथ इन दोनों में भी काफ़ी सुधार आया है महाविद्यालयों में। तो अब क्या पढ़ाई का स्तर वहाँ सुधरा है, और साथ ही जो वहाँ के जो कर्मचारी हैं उनको जो निश्चित वेतन मिलना चाहिए वो क्या मिलने लगा है, उसको भी सुनिश्चित करना विश्वविद्यालय उसके लिए सुनिश्चित करने के लिए हमने ये किया है कि सभी महाविद्यालयों को निर्देशित किए हैं कि आप अपने जो कर्मचारी हैं उनका भुगतान बैंक के माध्यम से करेंगे और उसका एक रिकॉर्ड अलग से रखेंगे जिसका कि कभी भी निरीक्षण किया जा सकता है। अब तो कई महाविद्यालय अपनी सीधे रिपोर्ट भी भेजते हैं कि चेक के माध्यम से उन्होंने बैंक अकाउंट में पेमेंट किया है। तो अपन मान रहे हैं कि काफ़ी कुछ स्थितियों में सुधार आया है और शिक्षा की गुणवत्ता में निश्चित रूप से शिक्षक होंगे तो गुणवत्ता में सुधार होना ही है। जो टीचर्स की कमी जो बताई जाती है कॉलेजों में वो अभी काफ़ी है, करीब 40% से 50% टीचर्स की कमी। देखिए, क्या उसको दूर किया गया है? काफ़ी हद तक दूर किया गया है। मतलब मैं कह सकता हूँ कि 80 to 90% कमियाँ दूर कर ली गई हैं और अभी शासन स्तर पे भी कुछ विज्ञापन आए हुए थे शासकीय महाविद्यालयों के लिए, जिनके मामले कुछ कारणों से हाई कोर्ट में पेंडिंग थे, वहाँ से हाई कोर्ट से मामले क्लियर हो गए हैं। तो संभवतः पीएससी के थ्रू भी जो शासकीय कॉलेजों में कुछ पद रिक्त हैं उन पर भी जल्दी ही भर्तियाँ हो जाएंगी। विश्वविद्यालय में जो एकेडमिक डेवलपमेंट होना था और जिस तरह से नई बिल्डिंग बननी थी, उसके लिए क्या प्रोसेस चल रहा है और क्या जो विश्वविद्यालय में जो कोर्सेज चल रहे हैं वो सही तरीके से रन हो रहे हैं? क्या उनके लिए जो स्टूडेंट की ज़रूरत है, जिस तरह के फैकल्टीज़ की ज़रूरत है वो पूरी है? हाँ, यहाँ पे हम लोगों ने जब सेंद्री में ही विश्वविद्यालय शुरू हुआ था तो वहाँ से दूसरे साल में ही 5 सब्जेक्ट्स में यहाँ पे कोर्सेज स्टार्ट किए जो सेमेस्टर बेस्ड है और चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम को लेकर के हमने 5 कोर्सेज शुरू किए, जिसमें 2 परंपरागत कोर्स हैं जिनकी काफ़ी डिमांड है इस क्षेत्रों में। एक तो कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशन और कॉमर्स एंड फाइनेंशियल स्टडीज़। इसके साथ साथ 3 ऐसे कोर्सेज हमने प्रारंभ किए जिनके लिए बच्चे हमारे प्रदेश से बाहर जाते थे पढ़ने के लिए, जैसे होटल मैनेजमेंट एंड हॉस्पिटलिटी, जिसका यहाँ पूरे छत्तीसगढ़ में कहीं कोर्स नहीं है, फूड प्रोसेसिंग एंड टेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी निश्चित रूप से है, लेकिन माइक्रोबायोलॉजी के साथ हमने उसका एक कंप्यूटराइज पार्ट बायो इन्फॉर्मेटिक्स को भी इंक्लूड करके 3 ऐसे सब्जेक्ट्स यहाँ पे लॉन्च किए जिनकी की अभी काफ़ी डिमांड है। ये बच्चे मतलब होटल मैनेजमेंट की तो स्थिति है कि हमारा पहला बैच अभी आ रहा है और उनके लिए उनके प्लेसमेंट की बातें अभी से हो रही हैं। लोग ये कह रहे हैं कि आप कोर्स करके हमारे पास प्लेसमेंट के लिए आइए। पार्ट टाइम जॉब देने के लिए भी यहाँ के बड़े होटलों ने कई बार बच्चों को ऑफर किया है, जैसा बच्चे बताते हैं कि आप पार्ट टाइम आइए हमारे यहाँ काम करिए। तो निश्चित रूप से रोजगार मूलक पाठ्यक्रम होने से उसके लिए स्टूडेंट कम आ रहे हैं, ऐसी बात हो रही थी, और कई कोर्स ऐसे हैं जिनको बंद करने की स्थिति ऐसी स्थिति तो नहीं आई, बल्कि हम लोगों ने सीट ही काफ़ी कम रखे हैं। अभी हमारे यहाँ जैसे कॉमर्स में 60 सीट्स थी, लगभग 180 के आसपास फॉर्म आए थे। कंप्यूटर साइंस में भी जस्ट डबल से अधिक फॉर्म थे। कुछ सब्जेक्ट्स में निश्चित रूप से लोगों में अवेयरनेस नहीं होने के कारण, चूंकि नए सब्जेक्ट्स हैं और पब्लिक को नए सब्जेक्ट्स के बारे में थोड़ी काउंसलिंग करनी पड़ती है, तो उस काउंसलिंग के बाद लगभग सभी में सीट्स फुल हैं और किसी भी फैकल्टी को या किसी कोर्स को बंद करने की स्थिति नहीं है। जो विश्वविद्यालय है अभी भी उधार की बिल्डिंग में चल रहा है, उसके लिए क्या प्रोसेस चल रहा है और कब तक ये प्रोसेस पूरा हो पाएगा? विश्वविद्यालय उधार की बिल्डिंग तो नहीं कह सकते, ये चूंकि पूर्व में हाईकोर्ट इसमें संचालित होता था और हाईकोर्ट की अपनी नई बिल्डिंग हो गई है, तो इसे शासन स्तर पर विश्वविद्यालय को आवंटित किया गया है जी। और अभी यहाँ पे कोनी में विश्वविद्यालय को 76 एकड़ के आसपास जमीन अलॉट की गई है और उस जमीन पे अब निर्माण कार्य की प्रक्रिया चल रही है। जमीन का समतलीकरण किया गया है और जैसे ही बजट वगैरह आवंटित होंगे तो निर्माण प्रक्रिया शुरू की जाएगी। विश्वविद्यालय में विवादों का काफ़ी नाता रहता है, चाहे वो परीक्षा को लेकर हो, चाहे एग्ज़ाम के बाद रिजल्ट को लेकर के हो, या अभी चुनाव में जिस तरह से बातें सामने आई थी, काफ़ी विवाद हुआ था। आए दिन विवाद होते रहता है, वजह क्या है? इसको दूर करने के लिए क्या प्रयास होते हैं? देखिए, कुछ तो विवाद ऐसे हैं जो अकारण हैं, कोई कारण नहीं होते। जैसे परीक्षाओं को लेकर के आपने कहा, बिलासपुर विश्वविद्यालय पूरे पारदर्शिता और गोपनीयता के साथ परीक्षा कार्यों को संचालित कर रही है, जिसका एक बहुत बेहतर उदाहरण मैं आपको बताऊं। आप लोगों ने देखा होगा कि जब बीकॉम फर्स्ट ईयर का रिजल्ट आया था तो उस रिजल्ट के आने पे कुछ छात्र प्रतिनिधियों ने रिप्रेजेंट किया था कि इसमें वैल्यूएशन सही नहीं हुए हैं। तो विश्वविद्यालय ने निर्णय लिया कि इन सभी के यदि वो अप्लाई करते हैं तो विदाउट किसी चार्ज के, रिवैल्यूएशन के लिए नहीं तो फीस चार्ज की जाती है, विदाउट फीस रिवैल्यूएशन की प्रक्रिया कराई जाए। हमने जितने भी बच्चे उसमें अप्लाई किया, मुश्किल से 3 से 5% बच्चों के रिजल्ट परिवर्तित हुए। फिर से हमने 2 वैल्यूअर्स से उनकी कापियाँ चेक करा दी और कोई परिवर्तन नहीं आया। तो आज की स्थिति यह है कि यदि कोई बच्चा पास नहीं होता है तो उसको लगता है कि बहुत गलत हुआ है,
जबकि उनके पास नहीं होने का जो कारण था उसको भी हम लोगों ने बाद में विश्लेषण किया कि उस पर्टिकुलर पेपर में दोनों पार्ट्स जो हैं मैथमेटिक्स से रिलेटेड हैं। क्योंकि कॉमर्स में कॉमर्स बैकग्राउंड के साथ साथ बायोलॉजी के भी बच्चे आते हैं या दूसरे बैकग्राउंड के बच्चे भी आते हैं जिनका 12th में कॉमर्स बैकग्राउंड नहीं होता है। तो उनमें चूंकि दोनों ही पेपर न्यूमेरिकल्स आते थे, इस कारण से बच्चों के रिजल्ट्स वहाँ खराब हो रहे थे। तो हम लोगों ने उनके बोर्ड ऑफ स्टडीज से चर्चा की कि एक कोई भी पाठ्यक्रम बिना बदले हुए एक पेपर न्यूमेरिकल कर दिया जाए, एक पेपर थ्योरेटिकल कर दिया जाए, दूसरे जो थ्योरेटिकल पेपर है वहाँ पे एक न्यूमेरिकल शिफ्ट कर दिया जाए और एक थ्योरेटिकल। तो इससे क्या होगा कि जिन बच्चों के मैथमेटिक्स कमज़ोर हैं उनको थ्योरेटिकल पार्ट से कवर करने में सुविधा मिलेगी। तो इसका परिणाम अब देखते हैं इस बार की परीक्षाओं में कैसा आता है। सर देखिए, एक तो जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें क्वेश्चन में त्रुटि की बात आती है, या फिर जो रिवेल में कई नंबर ऐसे होते हैं जो बढ़ते हैं। तो क्या ऐसे जो प्रोफेसर हैं जो पेपर सेट करते हैं या जो पेपर चेक करते हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होती है, या उसके लिए कोई सिस्टम बनाया गया है कि त्रुटियां कम से कम हो? देखिए, कम से कम त्रुटियों के लिए तो हम बार बार लोगों को वार्न कर सकते हैं, निवेदन करते हैं। और क्वेश्चन पेपर में अभी तक ऐसी कोई त्रुटि तो नहीं, हम लोगों तक तो रिपोर्ट नहीं हुई है कि क्वेश्चन पेपर में कोई त्रुटि हुई हो। वैल्यूएशंस की जहाँ तक बात है, ये मान के चलिए कि मैनुअल वैल्यूएशंस होते हैं, डिस्क्रिप्टिव टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, तो 10% तक का डिफ्रेंसिएशंस तो कहीं भी पॉसिबल है कि दो आदमी यदि एवेल्युएट कर रहे हैं और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस है तो उसमें हो सकता है कि मैं किसी को 80% नंबर दूं, दूसरा वैल्यूअर हो सकता है उसको 60% दे। तो ये 10% 15% डिफरेंसेज माने जाते हैं। इसीलिए रिवैल्यूएशन की प्रक्रिया विश्वविद्यालय में रखी गई है, सारे विश्वविद्यालयों में, कि यदि किसी छात्र को डाउट्स होता है कि उसका प्रॉपर वैल्यूएशन नहीं हुआ है तो उसको पुनः अप्लाई करके वो अपना रिवैल्यूएशन करा सकता है। और इस रिवैल्यूएशंस में हमारा जो अपना आकलन है कि सामान्य रूप से 4 से 5% के रिजल्ट वेरी होते हैं, जबकि अप्लाई तो हज़ारों की संख्या में लोग करते हैं और उसमें कई लोगों के फिर नंबर कम भी हो जाते हैं। तो जहाँ पर भी यदि 20% से ज़्यादा डिफरेंस आते हैं तो ऐसे एग्जामिनर्स को हम वार्न करते हैं, कई बार उनके विरुद्ध एक्शन भी लेने की बात आती है कि भाई इनको भविष्य में वैल्यूएशन न दिया जाए। लेकिन तो ऐसे मामले सामने आए क्या? किसी टीचर के खिलाफ कार्रवाई हुई या अब तक नहीं? टीचर्स के खिलाफ ऐसी कोई कार्रवाई तो नहीं हुई है जी, कि मतलब किसी का नंबर, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिफरेंस है नहीं, 10% 15% कई बार ऐसे डिफरेंसेज आ जाते हैं तो वो डिफरेंसेज मेजर नहीं माना जाता। लेकिन जहाँ पर यदि बहुत वास्ट चेंज यदि आता है तो उस कंडीशंस में निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी। ये बात बहुत सारी सामने आती थी कि 1-2 कमरे में कॉलेज चल रहे हैं और ऐसा काफ़ी दिनों तक वो कॉलेज चलते रहे। क्या उनके खिलाफ अब एक एक्शन लिया जाएगा, और एक्शन लिया जाता है तो उसको पूरी तरीके से बंद क्यों नहीं किया जा रहा है कॉलेज को? देखिए, किसी भी कॉलेज के लिए एक्शन लेने की बात, कुछ कॉलेज है जो 15-15, 20-20 साल से जो चल रहे थे कि 2-2 कमरे में, उनमें से अधिकांश कॉलेजों को पिछले 3 वर्ष में देखिएगा कि माननीय कुलपति महोदय ने तो लगभग सारे कॉलेजों का व्यक्तिगत रूप से निरीक्षण किया और सारे कॉलेजों ने अब अपनी स्थितियां काफ़ी कुछ सुधारी हैं। और किसी भी कॉलेज को एकाएक बंद कर देने से, 2 चीज़ें बंद कर दिया जाना कोई बड़ी किसी समस्या का हल नहीं है। समस्या का हल है कि हम उनमें सुधार लाने की कोशिश करें। और इन 3 सालों में हमने काफ़ी कुछ कोशिश की है। महाविद्यालयों के इंफ्रास्ट्रक्चर्स हों या टीचर्स की नियुक्ति हो, लाइब्रेरी हो, लैब्स हों। यदि 3 साल या 5 साल पहले आपने उस कॉलेजों को देखा होगा और आज देखिए तो निश्चित रूप से उसमें अंतर दिखते हैं। और इसका कारण आप अभी देख रहे होंगे कि लगातार यहाँ पे कॉलेजों में नेक कराया जा रहा है, जो एक आउटर एजेंसी है जो कॉलेजों को ग्रेडिंग देती है। उसमें पूरे छत्तीसगढ़ में सिर्फ 4 महाविद्यालय ए ग्रेड हैं, जिसमें से 3 महाविद्यालय बिलासपुर से संबद्ध हैं। तो ये एक तरह से मतलब गुणवत्ता में निश्चित रूप से इम्प्रूवमेंट है, तभी ए ग्रेड हम पा रहे हैं या हमारे कॉलेजों को ए ग्रेड मिल रहा है। जो कॉलेज नेक का जो असेसमेंट है या निरीक्षण नहीं कराते हैं तो उसको भी, उसके खिलाफ भी कार्रवाई की बात कही गई थी। तो क्या ऐसे अभी चूंकि टाइम पीरियड्स हैं, यदि कॉलेजेस नहीं कराएंगे तो उनकी पहले तो ये फंडिंग रुकेगी जी, और ये फंडिंग यूजीसी या जो भी सेंट्रल एजेंसियां हैं जो फंड उनको देती हैं तो उनसे महाविद्यालयों को नुकसान होगा। इसलिए हम लोग लगातार ही कई बार वर्कशॉप करा करके, कई ट्रेनिंग प्रोग्राम करा करके सारे महाविद्यालयों को कह रहे हैं कि आप नेक कराएं। और आज की तारीख में नेक का रेशियो बिलासपुर विश्वविद्यालय से संबद्ध महाविद्यालयों का आनुपातिक रूप से देखें तो पूरे प्रदेश में अभी सबसे ऊपर है। नेक एग्रेडेटेड कॉलेज देख लें, नेक की ग्रेडिंग के हिसाब से देख लें, या जिन लोगों ने नेक के लिए अप्लाई किया हुआ है उनको देख लें, तो बिलासपुर विश्वविद्यालय के अन्य विश्वविद्यालयों की तुलना में अभी काफ़ी अच्छा न्यूमेरिकल स्टेटस है। ये फीस में बढ़ोतरी की बात कहते हैं जो छात्र नेता है, फीस में बढ़ोतरी की गई और जिस हिसाब से फीस में बढ़ोतरी की गई उतनी सुविधाएं किन फीस के संबंध में? सभी फीस, चाहे वो परीक्षा फीस हो या एग्जाम फीस हो, सभी। देखिए, परीक्षा फीस तो 2000
13-14 में जो थी जी। और जो वही फीस 14-15 में रखी गई थी। इस वर्ष 15-16 में जो परीक्षा फीस में एक मामूली बढ़ोतरी की गई है, बहुत बढ़ोतरी तो नहीं कह सकते क्योंकि मैक्सिमम बढ़ोतरी जो हुई है 100 रुपीज़ के आसपास ही है, 70 से 100 रुपये के बीच। और इसको कोई बड़ी बढ़ोतरी 2 साल के अंतराल के बाद 13-14 का सेशन और 14-15 के सेशन के बाद एक तरह से कहिए कि 13-14 के बाद सीधा 15-16 में 100 रुपये का अंतर आना फीस में कोई बड़ा अंतर नहीं होता। सर ये आप पेपरलेस वर्क एक शुरू करने वाले थे और सभी काम ऑनलाइन होगा करके, ये प्रोसेस कब तक हो जाएगा और इससे क्या फ़ायदा होगा? जो देखिए, पेपरलेस काम होने से एक तो छात्रों की बात अपन बाद में करें, अभी तक हम लोगों ने शुरू से ही ये कोशिश की कि जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हैं या अदर उनका ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग हो, क्योंकि चिट्ठी आज भेजिए 1 हफ्ते बाद 15 दिन बाद मिल रही है, किसी को नहीं मिल रही है। तो हम लोगों ने शुरू में SMS का उपयोग करना शुरू किया, फिर हम अपनी वेबसाइट्स को अपडेट करना शुरू किए कि हमारी वेबसाइट से आप डायरेक्ट इन्फॉर्मेशंस लें। प्राचार्यों को हमें जो भी सूचनाएं कॉलेज को देनी होती है उसको हम वेबसाइट पे अपलोड करते हैं और उनके मोबाइल पे मैसेज कर देते हैं, तो विद इन ए सेकेंड सारी जानकारियाँ कॉलेजों को मिल जाती हैं या उनसे हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमें प्राप्त हो जाती है। अभी हम लोग एक और प्रयास ये कर रहे हैं कि अगले वर्षों से प्रथम वर्ष से स्टार्ट करने जा रहे हैं कि ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म भरवाए जाएँ। इससे छात्रों को ये सुविधा होगी कि उनको कॉलेज नहीं जाना होगा, वो जहाँ है वहाँ बैठ करके फॉर्म भर सकते हैं। उसी सुविधा की कड़ी में मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस बार आपने देखा होगा हमने रिवैल्यूएशन की जो प्रक्रिया है वो ऑनलाइन की। ऑनलाइन करने से विश्वविद्यालय का भी समय बचा और छात्रों को भी वो जहाँ पर बैठे हुए हैं वहाँ से ही वो अप्लाई करके अपना आवेदन फॉर्म डाल सकते थे। बस ये था कि उनको अपनी मूल अंक सूची महाविद्यालय में जाके जमा करनी होती है। इससे एक ड्रॉबैक ये नहीं आएगा कि जो ग्रामीण छात्र हैं जो गांव में रहते हैं उनको असुविधा होगी या उनको शहर आना पड़ेगा या उनको कोई दिक्कत होगी? क्या ये जो पेपर वर्क है वो भी चालू रहेगा और ये दोनों रहेगा साथ में? दोनों ही सुविधाएं, मतलब हमने जैसे ऑनलाइन का किया था, यदि ऑनलाइन में आजकल देखिए सामान्य रूप से सभी के पास डेबिट कार्ड तो होते ही हैं कम से कम, और बहुत कम जहाँ पे कॉलेजेज हैं, क्योंकि बच्चा है तो कॉलेज पढ़ने आएगा ही, जहाँ पे कॉलेजेज हैं उन जगहों पर सामान्य रूप से नेट की फैसिलिटी अवेलेबल है। शायद ही कोई ऐसी जगह हो जहाँ पे नेट की फैसिलिटी ना हो, तो ये कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। और इनसे जितनी सुविधाएं हैं, इसकी दूसरा प्लस ये भी है कि आप यहाँ हैं, अभी आप दिल्ली गए हुए हैं किसी काम से, पता चला आपका रिजल्ट निकल गया है, आपका टाइम निकल रहा है, तो आप वहाँ से भी ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ये आपको प्लस है। आपके पास मान लीजिए डेबिट कार्ड नहीं है या क्रेडिट कार्ड नहीं है, ऑनलाइन आप फीस नहीं पे कर सकते, तो आप चालान जनरेट करके बैंक चले जाइए, उसको मैनुअली जमा कर दीजिए, वहाँ फीस सबमिट हो जाएगी। ड्यू टाइम में यदि किसी को बहुत प्रॉब्लम आ रही है तो डायरेक्ट विश्वविद्यालय आकर के ऑफलाइन आवेदन भी कर सकता है। तो इन चीज़ों से फिर अभी हम लोगों ने आपने देखा होगा कि जो प्राइवेट का फॉर्म्स 15-16 के लिए भराए जा रहे हैं, उनके लिए भी फीस जमा करने के लिए, नहीं तो क्या होता था बच्चों को बैंक में जाकर के चालान जमा करना पड़ता था और बैंकों में काफ़ी लंबी लंबी लाइनें लगी रहती थी। तो उसे भी हमने दोनों पैरेलल रखा कि जो बच्चा बैंक में जाकर के चालान जमा करना चाहता है वो बैंक में जाकर चालान जमा कर दे, जो ऑनलाइन फीस जमा करना चाहता है वो ऑनलाइन हमारे वेबसाइट पर जा कर के और स्टेट बैंक के अकाउंट में पैसा जमा कर सकता है, उसके पास चाहे किसी भी बैंक का डेबिट कार्ड हो या क्रेडिट कार्ड हो। और ये जो विश्वविद्यालय है उसमें कौन से ऐसे कोर्स हैं जिसको और लाना चाहते हैं आप, और क्या ऐसा छात्रों के हित में आगे करने का आप लोग की प्लानिंग है आपकी? देखिए, छात्र के हित में तो अभी हम लोगों ने रिसर्च के तरफ भी वो किया है। अभी कुछ डिप्लोमा जो कोर्सेज हैं उनको शुरू करने जा रहे हैं, जैसे अभी बायो इन्फॉर्मेटिक्स में एक डिप्लोमा की बात आ रही है, योगा साइंस का डिप्लोमा कोर्स पीजी डिप्लोमा योगा साइंस में स्टार्ट करने जा रहे हैं। फूड अल्टरेशंस को चेक करने के लिए जो बहुत सारी खाद्य पदार्थों में मिलावटें देखते हैं कि रोज़ पेपरों में आता रहता है, न्यूज़ में आते हैं, ये हम लोगों ने 3 दिन पहले 24 तारीख को अपने एकेडमिक काउंसिल में पास किया है और मोस्ट प्रोबेबली अगले सेशन से ये जॉब ओरिएंटेड डिप्लोमा कोर्सेज स्टार्ट कर देंगे। ये सभी कोर्सेज कब तक शुरू हो जाएंगे और उसके बाद क्या जॉब ओरिएंटेड ही कोर्सेज यहाँ चलेंगे विश्वविद्यालय में? नहीं, ट्रेडिशनल भी चलेंगे जी, लेकिन उसके साथ साथ कुछ जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज भी रखेंगे। योगा के कुछ कोर्स शुरू करने वाले हैं? हाँ, योगा में हम पीजी डिप्लोमा कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं योगा साइंस में, और वो 16-17 के सेशन से कोर्सेज स्टार्ट होंगे। बिल्कुल, तो ये थे बिलासपुर यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार डॉक्टर अरुण सिंह, जिनका कहना है कि विश्वविद्यालय में कई ऐसी खामियां थी और साथ ही चूंकि 2012 से शुरुआत हुई और अब तक कई ऐसे प्रयास किए गए जिससे कॉलेज में सुधार हुआ है, विश्वविद्यालय के जो एकेडमिक सेक्शंस हैं उसमें भी सुधार हुए और कई नए कोर्सेस शुरू किए जाएंगे ताकि जो यहाँ के छात्र हैं, आसपास के छात्र हैं, उसको रोजगार मूलक कोर्स मिल सके।
तो इस खास मुलाकात में इतना ही। अगली बार किसी शख्सियत के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।